हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8, 9 एंड 10 इसके लिए ये चैप्टर है फिगर ऑफ स्पीच। हमारे ग्रामर का इंग्लिश ग्रामर का ये चैप्टर इंग्लिश ग्रामर की जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। जो फिगर ऑफ स्पीच हमारे क्लास 8, 9 और 10 के अंदर पोएम्स आती होगी, उसके अंदर जो भी वर्ड्स, जो भी स्टेंसा यूजेस होते हैं, तो उसको लेकर ये फिगर ऑफ स्पीच हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो नंबर ऑफ हमारे जो सिलेबस के हिसाब से देखते हैं हम, तो नंबर ऑफ 26 फिगर ऑफ स्पीचेस है जो हमारे सिलेबस के अंदर है। फिगर ऑफ स्पीच, फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और अ फ्रेज that has a meaning a something a different than its a literal meaning। यानी लिटरली डिवाइसेस में उसके जो डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं उसके फ्रेजेस और उसके वर्ड्स के। सो इट कैन बी अ मेटाफर और सिमिली दैट इज डिजाइन टू फर्दर एक्सप्लेन एंड कंसेप्ट। यानी उसके कहीं मेटाफर, कहीं एलिट्रेशन, कहीं सिमिली, जो वर्ड रिपीटिंग होते हैं, सो इट्स अ डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच एंड द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ these words, or it can be different way or pronouncing a word or the phrases such with the alliteration to give a further a meaning or the different sound। यानी उसके जो डिफरेंट मीनिंग होते हैं और डिफरेंट साउंड when it is used in the poem। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है और उसको हम कहाँ पे, कौन से वर्ड को लेकर, किस तरह, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो इस तरह आज हम उस सारे जो पोएम्स की लाइन को हम डिस्क्राइब करेंगे और उसके थ्रू एग्जाम्पल और विद डेफिनेशन हम आज फिगर ऑफ स्पीच हमारा कंप्लीट करेंगे। नाउ फर्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन दैट मीन द रिपीटिशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। यानी जो हमारी कॉन्सोनेंट वर्ड है वो रिपीट होता है हर एक वर्ड में। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हमने, सेली सेल्स सी शेल्स। सो हियर द स साउंड इज अ प्रोमिनेंट साउंड। स साउंड इज अ प्रोमिनेंट साउंड। सो द कॉन्सोनेंट, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, तो ये कॉन्सोनेंट रिपीट होता है हर वर्ड के आगे, सेली सेल्स सी सेल्स। सो स साउंड इज अ प्रोमिनेंट साउंड। तो इस तरह जो पोएम के अंदर स्टेंजा के अंदर जो लाइन होती है उसमें इस तरह रिपीटिंग होता है कॉन्सोनेंट, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच में एल्यूजन। तो ये हमारा सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है। एन एल्यूजन, द एक्ट ऑफ द एल्यूडिंग is to make an indirect reference, and it is a literally devises a figure of speech that quickly stimulate the different ideas and association using only a couple of word। तो यानी वो always using as a couple of word में यूज होते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है, David was being a such a Scrooge। Here Scrooge is a allusion here given, and it refers to the Charles Dickens novel। चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवेल है क्रिसमस कैरोल, उसमें से ये लिया गया है। स्क्रूज वॉज अ वेरी ग्रीडी एंड अनकाइंड। सो दिस इज अ कपल ऑफ वर्ड। स्क्रूज का मीनिंग वेरी ग्रीडी एंड अनकाइंड। सो दिस इज अ कपल ऑफ वर्ड। तो ये दोनों का कंबाइंड मीनिंग हमने स्क्रूज किया है। सो दैट इज कॉल्ड कपल ऑफ वर्ड। तो उसका एक मीनिंग निकलता है स्क्रूज। तो इस तरह एल्यूजन, कोई भी सेंटेंस के अंदर जो कपल ऑफ वर्ड के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जो फ्रेजेस, दैट इज कॉल्ड एल्यूजन। तो ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच सेकेंड था। नाउ इन द थर्ड फिगर ऑफ स्पीच, एनाफोरा। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर हम 13 फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे एंड देन complete in the next video part। Okay, third, anaphora, the repetition of the same word or phrases at the beginning of successive clauses or the verses। So यानी कि जहाँ पे कि जिसमें हम देखते हैं कि रिपीटेशन, सेम वर्ड जो रिपीट होता है, यानी कोई फ्रेजेस में
या तो बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव क्लॉज के अंदर एज अ वर्सिव से, जो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिए आई केम, आई शॉ, आई कॉन्कर्ड. सो हियर आई साउंड इज अ प्रोमिनेंट साउंड, तो आई साउंड इज अ रिपीटेड साउंड, तो आई यहाँ पे हमें रिपीटेड होता है. दैट मीन दिस इज द एनाफोरा, एंड उसका जो कॉन्ट्रास्ट है उसको हम एपिफोरा बोलते हैं. So here in anaphora, repetition of a same word in the sentences or the phrases in the sentence. Okay, so this is called anaphora. Now fourth, anticlimax. Anticlimax, it refers to the figure of speech in which the statement gradually descend in order to importance. तो एंटीक्लाइमेक्स में विच सेंटेंस ग्रेजुअली डिसेंड इन ऑर्डर टू इम्पोर्टेंस, यानी कि सी इज अ ग्रेट राइटर, मदर एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट. तो ये फर्स्ट हियर डिस्क्राइब सी इज अ ग्रेट राइटर, फिर मदर एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट. सो हियर गिवन in the figure of speech, the statement is a descent order of its importance. यहाँ पे राइटर का इम्पोर्टेंस पहले बताया है, फिर मदर एंड देन अ गुड ह्यूमरिस्ट, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया है. सो दिस इज अ लेस इम्पोर्टेंस इन descending orders. So here this is a anticlimax. Now next, the antiphrasis. Here a figure of speech in which a word or the phrase is used to mean the opposite or its normal meaning to create the ironic humorous effect from the Greek. यानी यहाँ पे anti that mean antiphrasis, anti that mean opposite and phrasis that mean equal. So she is so beautiful, she has an attractive long nose. यहाँ पे she is so beautiful, यहाँ पे beautiful बताया, यहाँ पे इसका opposite she has an attractive long nose, यानी कि उसकी जो long nose यहाँ पे उसका contrast बताया है. So this is a antiphrasis. Now next, the antithesis. In antithesis, the juxtaposition of the contrasting idea in the balance of phrases. यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं, मैन प्रपोज, गॉड डिस्पोज, एंड लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग. सो हियर गिवन द contrasting ideas and balancing of the phrases. Now next, apostrophes. Here the breaking of the discourse to addresses some abstract person or things. तो apostrophes में आपको मालूम है कहीं पे भी कॉमास, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन, या तो ये टाइप के जो सिंबल्स होते हैं, और जहाँ पे वर्ड के ब्रेकिंग की जरूरत है, जिस तरह उसको बोला जाता है, और जहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ अ डिस्कोर्स टू एड्रेस सम एब्सेंट ऑफ पर्सन और द थिंग्स. यहाँ पे हमने सेंटेंस दिया है, ओ पार्डन मी, सम ब्रेक, यहाँ पे कॉमा बताया और यहाँ पे कॉमा. सो दो bleeding a piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers. Here exclamation. So these are the apostrophes. तो जब कोई भी पोयम के अंदर आपको जब स्टेंजास दिया होगा तो उसमें बहुत सारे जगह पर जहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन या तो एक्सक्लेमेशंस जो यूज होते हैं. सो इट डिस्क्राइब्स द apostrophes. Now the eighth figure of speech, assonance. Assonance, it identify or the similar in the sound
an internal vowel in a neighboring words. तो यहाँ पे internal vowels in neighboring words, यहाँ पे ये crumbling और thunder वो neighboring words है, और यहाँ पे इसका जो साउंड है crumbling, thundering, thunder, तो ये जो vowel का जो साउंड जो सिमिलर साउंड प्रोड्यूस होता है, हियर द सिमिलैरिटी बिटवीन क्रम्बलिंग, थंडर, तो ये जो वॉवेल का सिमिलर साउंड है, सो इट इज अ एजोनेंस. नाउ नेक्स्ट कैटाफोरा. कैटाफोरा इट द in the cataphora it refers to the figure of speech where an earlier expression refers to it describe the forward expression. Cataphora is the opposite of anaphora. तो cataphora वो anaphora का बिल्कुल opposite है. A reference a forward oppose to backward in a discourse. Here given the example, after he had received his order, the soldier left the barrack. That means यानी उनका ऑर्डर मिला और उसके बाद उन्होंने वो प्लेस छोड़ा. So here refers to the in this figure of speech the earlier expression and then describe the forward expression. पहले क्या हुआ बाद में और उसका इफेक्ट होता है. So it is a cataphora. Next, chiasmus are verbal patterns in which the second half of an expression is balanced against the first word with the part received. Here, he knowingly led and we followed blindly. Here, knowingly, blindly. So, this is a verbal pattern in which the second half of the expression and is balanced against in the first, यानी first part में है उसका balancing यहाँ पे होता है. He knowingly led and we followed blindly. So knowingly and blindly. So this is a chiasmus. Okay, तो ये हमारा 10th figure of speech था. Now climax. It refers to the figure of speech in which the word phrases or clauses are arranged in the order of increasing importance. यहाँ पे हमें कोई भी जो वर्ड दिए हैं ये increasing order of importance दिए हैं. So there are three things that will endure: first, faith, hope and love. So here are in the increasing in order because of the both in these words. The love is the greatest word thing. So here given the faith, then after hope and love. So they are in increasing order. So this is called climax. तो हर एक जैसे कि मूवी में भी उसका क्लाइमेक्स होता है, इस तरह यहाँ पे भी उसका जो इम्पोर्टेंस है उस पे डिपेंड होता है. सो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स. Here the figure of speech number 12, the ellipsis. Ellipsis, it refers to the omission of the word or words, and it refers to construction in which the word are left out to a statement but the sentence can be still understood. यानी कोई भी sentences होते हैं उसमें से थोड़े वर्ड अगर उसको ओमिट कर दिया जाए फिर भी उस सेंटेंस का मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है. दैट इज कॉल्ड एलिप्सिस. हियर गिवन द सम एग्जांपल्स. यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया, जॉन कैन स्पीक अ 7 लैंग्वेज बट रॉन स्पीक्स ओनली 2. द वर्ड बिटवीन द parentheses can be omitted and sentences can be still meaningful. यानी बीच में से वर्ड ओमिट कर दिए फिर भी ये जो सेंटेंस बनता है वो मीनिंगफुल सेंटेंस वो बनता है. दैट इज कॉल्ड द एलिप्सिस. नाउ एंड लास्ट द हाइपरबोल. 13 hyperbole figure of speech of 13. In hyperbole, an extravagant statement, the uses of the
extra exaggerated in term for the purpose of the emphasis or the heightened effect। यानी इसमें हमने सेंटेंसेस दिए हैं द बैग वेइंग अ टन, यानी इसमें क्या बताया है कि एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट, द यूज ऑफ द एग्जैगरेटेड टर्म ऑफ द पर्पस ऑफ एम्फसाइज ऑफ द हाइटन्ड इफेक्ट, यानी कि उसकी जो इफेक्ट क्रिएट होती है इसके अंदर, द बैग वेइंग अ टन, यानी उसके अंदर कितना वेट है, अ टन। सो ये इसका इफेक्ट बता रहे हैं। आई वॉज सो हंग्री आई कुड इट हॉर्स, यानी वो कितना हंग्री है वो इसके ऊपर से डिस्क्राइब होता है। सो इसका इफेक्ट बताया है सी इज ओल्डर देन हिल्स, यानी यहाँ पे वो कितना ओल्डर है देन द हिल्स, तो ये भी डिस्क्राइब करता है। सो हाइटन इफेक्ट ऑफ हाउ शी ओल्डर। ईयर 13 हमने फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट किए हैं और बाकी के 13 हमारे सिलेबस में 26 है फिगर ऑफ स्पीच। हम बाकी के 13 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट।